Good morning, students. So far we have discussed what is atoms, what is the molecular mass, atomic mass and symbols of the atom that we have discussed, okay? पर चैप्टर 3 के जो आगे के टॉपिक्स हैं लाइक आयंस हो गए, केमिकल फार्मूला हो गया, ये सब समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं और एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप आयंस और केमिकल फार्मूला ये सब समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पर चैप्टर 3 को वहीं पर ही ब्रेक करते हैं। अब आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। जब चैप्टर 4 पूरा फिनिश हो जाएगा ना तो अगेन विल स्टार्ट विद द चैप्टर 3। जो टॉपिक छूट गए हैं चैप्टर 3 के वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो अभी तक इतना पता चल गया कि एटम्स होते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट बड़ा सोच रहे थे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो इस चैप्टर में हम जो 3 साइंटिस्ट हैं उनकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। पहला है थॉमसन, दूसरे हैं रदरफोर्ड और तीसरे हैं नील बोर, ठीक है। इन तीनों साइंटिस्ट के हम एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उनको स्टडी करेंगे और तीनों ही एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता ही है कि थॉमसन मॉडल बताइए, रदरफोर्ड मॉडल बताइए या बोर्स का मॉडल बताइए, आता ही है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 9th के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बेस है ये 11th का, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम होता है। मैटर जो है एटम से मिलकर बना हुआ है। एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। ये इतने छोटे होते हैं, 10 to the power -9 इनका -9 मीटर इनका साइज होता है कि हम उसको देख ही नहीं सकते नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो सबसे पहले डाल्टन्स की थ्योरी पे आते हैं। हमने डाल्टन्स ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने क्या बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल, ठीक है। बच्चों को प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता इंडिविजिबल का। अभी जब आप लोगों का ओरल एग्जाम था ना तो वो बच्चे इंडिविजिबल ही नहीं बोल पा रहे थे। इनडिविजिबल मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल है वो, ठीक है। सो उन्होंने बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, डिवाइड नहीं कर सकते उसको। इसका मीनिंग आप लोग ना रटा मत करो, मीनिंग समझा करो। बच्चे प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाते तो उसका मीनिंग क्या समझेंगे। एटम्स आर इनडिविजिबल मतलब अगर ये मेरा एटम है तो उसको मैं और डिवाइड नहीं कर सकती। जैसे ये एक रोटी है, इस रोटी को आप डिवाइड कर सकते हो हाफ में और तोड़ के 4th में, तो इट इज़ डिविजिबल, आप इसको डिवाइड कर पा रहे हो। पर एटम जो है वो इतना छोटा है कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये किसने बोला? डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या कहा कि एटम्स आर इनडिविजिबल। बट आगे साइंटिस्ट ने ये खोज निकाला कि एटम्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। क्या बोला? आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने खोजा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कि एटम्स के अंदर क्या होता है। अगर सपोज ये एटम है तो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है वो फेल हो गई। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलता है डाल्टन ने कहा कि द एटम्स आर इनडिविजिबल, वी कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर, ओके। बट after the experiment it has been seen atoms can be subdivided into subatomic particles called electron, proton and neutrons. Electron, proton and neutrons are called subatomic particles. को क्या बोलते हैं? सबएटॉमिक पार्टिकल्स। सो डाल्टन्स की थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई, ओके। फेल कैसे हुई समझ में आ गया ना। उन्होंने क्या कहा कि एटम्स को डिवाइड ही नहीं कर सकते, बट एटम्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फर्दर सबएटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो अगर ये एक एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। सो क्लियर हुआ कि डाल्टन्स की थ्योरी क्यों ड्रॉबैक क्या था। एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में आता ही है, ठीक है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या मैं ओरल एग्जाम में भी पूछ सकती हूँ व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आपकी स्क्रीन पे इसका ड्रॉबैक का दिख रहा होगा, आपको जो भी टेक्स्ट दिख रहा है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि व्हाई दिस थ्योरी हैज़ बीन फेल्ड, ओके। इट इज़ क्लियर टू यू।
तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की सर जे थॉमसन ने। किसने की? सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा वो है। And this neutron is discovered by Chadwick, J. Chadwick. So this is also 1 mark question कि who discovered the electron, who discovered the proton, who discovered the neutron। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग जब नोट्स बनाते हैं ना, कुछ बच्चों को नोट्स बनाने ही नहीं आता, मैं ऐसे लिखी हूँ ना, वो भी ऐसे ही लिख देंगे। आपको पूरा सेंटेंस में लिखना है भाई, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन, प्रोटॉन आर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। तो आप लोग नोट्स बनाना सीखिए। जो सो ई गोल्डस्टीन, जे चैडविक एंड सर जे थॉमसन, दे हैव डिस्कवर्ड दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो पहले तो ये याद रखो कि व्हाट आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पिछले साल मैंने एग्जाम में यही दिया था, नेम दी सब डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बच्चे उसको भी नहीं लिख पाए थे। क्लास में ध्यान देंगे तभी तो लिखेंगे, जो वीडियो बनता है आप तो देखते भी नहीं हो उसको। ठीक है, सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर? तो अब एक एक करके देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। ठीक, सो पहले हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हु डिस्कवर्ड इट? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सो इस तरीके का सेटअप था उस एक्सपेरिमेंट का कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये ग्लास की ट्यूब होती है इस तरीके से क्लोज, और यहाँ पर एक वैक्यूम पंप होता है। ठीक है, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप, वैक्यूम मतलब वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पर कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। तो यहाँ पर एक वैक्यूम जैसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए यहाँ पर एक वैक्यूम पंप होता है, जिससे हम यहाँ के सारे गैसेस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में गैसेस को यहाँ पर रखते हैं, 1-2 एटम्स ही गैसेस के रहते हैं। ओके, सो ये कैथोड, इसको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब होती है, यहाँ पर बहुत ही हाई वोल्टेज इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं। तो क्या होता है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया जे थॉमसन ने कि यहाँ से कुछ रेज निकल रही हैं, और ये जो रेज हैं वो एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक है, कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, वो एनोड की तरफ जाती हैं। इसको उन्होंने बोला कैथोड रेज। क्या बोला उन्होंने? कैथोड रेज। क्यों? क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी, इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? कैथोड रेज। और उन्होंने देखा कि ये नेगेटिव से निकलती है और पॉजिटिव की तरफ जाती है। इसका मतलब क्या है, ये जो कैथोड रे हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज हैं तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ क्या हो रही हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब जो ये रेज निकलती हैं वो नेगेटिव रेज हैं और वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मेटल्स होते हैं या कोई भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें कोई नेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है, और उस नेगेटिव एलिमेंट का उन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स में कुछ नेगेटिव पार्ट भी होता है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, सिमिलरली टाइप का एक जो सेटअप है ई गोल्डस्टीन ने भी किया था, और उन्होंने क्या की थी? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया था। ठीक है, सो ई गोल्डस्टीन ने भी सेम टाइप का सेटअप यूज़ करके, डिफरेंट कंडीशंस यूज़ करके उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, और उन्होंने बताया कि एटम्स में प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो कुछ भी दिख रहा है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब न्यूट्रॉन जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो काफ़ी दिन बाद हुई है, और उन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन में क्या होता है? हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है।
और न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी जे चैडविक ने की और उन्होंने बताया कि वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। क्लियर हुआ? तो जो कुछ भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, आप उसको नोट डाउन कर लो। फिर आगे हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, नाउ विल कंपेयर दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये एटम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पर देखो डिफरेंस क्या है दोनों के साइन पे, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, उस पर वो न्यूट्रल है। ठीक है, अगर मैं यूनिट चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन का सिंबल हम लिखेंगे तो E माइनस, E मतलब इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। P प्लस, स्मॉल p होता है ये। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं? स्मॉल p, P प्लस। P मीन्स प्रोटॉन, प्लस साइन क्या शो करता है कि प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इसको सिंपल N से शो करते हैं न्यूट्रॉन को, क्योंकि उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, सो दीज आर दी सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। दिस इज द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप देखोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास से कंपैरिजन करूं तो बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास कम है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है। सो ये ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है। तो जब हम किसी एटम का मास लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर ही नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है इन कंपैरिजन विद दी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो जब हम एटम का कोई मास कैलकुलेट करते हैं तो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते। जब आगे इस चैप्टर में आपको मैं बताऊंगी मास ऑफ द एटम, है ना, मास नंबर जिसको बोलते हैं, तो उसमें देखेंगे हम कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ही कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टीज़ है, इसको नोट डाउन कर लो। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ द मास ऑफ द प्रोटॉन, सिंबल्स क्या हैं, यूनिट चार्जेस क्या होते हैं, सिंपल चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अगला एग्ज़ाम आपका फिजिकल एग्ज़ाम हो, क्योंकि स्कूल खुल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर दिसंबर तक तो स्कूल खुल जाने चाहिए, और अगला जो एग्ज़ाम होगा आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, आप स्कूल आके एग्ज़ाम दोगे, हैं, तो वहाँ चीटिंग तो नहीं कर सकते। अभी जितनी चीटिंग करते हो तो पढ़ाई शुरू कर दो। बोलने का मतलब ये था। तो ये सब लर्न करना शुरू कर दो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, उनमें चार्जेस क्या होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं और उनके मास क्या, उसको नोट डाउन कर लो। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सॉरी एटम्स हैं। अब ये एटम कौन से शेप का होता है? स्फेरिकल होता है, कैसे होता है? और ये एटम होता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, इसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो इनका अरेंजमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या कोने में होता है? एक कोने में इलेक्ट्रॉन, एक कोने में प्रोटॉन और एक कोने में न्यूट्रॉन होता है क्या? कैसे इनका स्ट्रक्चर है, क्या है? ये सब साइंटिस्ट सोच रहे थे कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता होगा एटम में, कहाँ पर प्रोटॉन होगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी, सबसे पहले जो साइंटिस्ट सामने आए वो थे सर जे थॉमसन, और उन्होंने अपना थॉमसन एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको हम बोलते हैं प्लम और पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, सो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। सो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं कि थॉमसन ने क्या सोचा कि जो एटम है वो किस तरीके का होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। एटम में क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, जैसे बॉल होता है, आप उस तरीके से कंसिडर कर सकते हो। एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? स्फीयर होता है। ये जो स्फीयर है वो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक,
एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब उसमें जड़ा हुआ, जैसे कि अंगूठी में नग जड़े होते हैं, डायमंड्स जड़े होते हैं, उसी तरीके से इस स्फीयर में नेगेटिवली चार्ज इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो सपोज 6 पॉजिटिव चार्ज हैं तो उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे। सो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो एज अ होल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आप किसी एटम को टच करोगे तो कोई करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें एज अ होल जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो समझ में आया उन्होंने क्या बोला कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम एक स्फीयर की तरह है। और उन्होंने बोला कि ही प्रपोज मॉडल विच इज सिमिलर टू वाटरमेलन। उन्होंने बोला कि जो एटम है उसको आप वाटरमेलन की तरह एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो आप वाटरमेलन को एज्यूम कीजिए, वाटरमेलन में एक रेड पार्ट होता है, जो रेड एडिबल पार्ट होता है उसको कंसिडर करो। तो जो रेड एडिबल पार्ट है दैट इज दी पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, ठीक है। जो वाटरमेलन का जो रेड एडिबल पार्ट है दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। और जिस तरीके से वाटरमेलन में उसमें सीड एम्बेडेड होते हैं, उसी तरीके से जो एटम है उसमें नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज में इस तरीके से, पॉजिटिव स्फीयर में इस तरीके से नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। तो उन्होंने इस मॉडल को क्या बोला कि आप इस एटम्स को एज अ वाटरमेलन की तरह सोच सकते हो। तो ही प्रपोज मॉडल विच इज सिमिलर टू वाटरमेलन, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि आप जो रेड एडिबल पार्ट है उसको पॉजिटिव स्फीयर की तरह सोचिए, और जो नेगेटिव पार्ट है उसको उसके सीड की तरह सोचिए। तो कुछ एटम इस तरीके से दिखता होगा, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। आप वाटरमेलन का अज्यूम करते हैं वैसे ही एटम्स को भी अज्यूम कर लीजिए। तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि भाई ऐसा है मॉडल एटम, पर इसके कुछ ड्रॉबैक हैं थॉमसन मॉडल के। पहला है, उन्होंने एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि कोई एटम स्टेबल है तो क्यों स्टेबल है ना। एटम स्टेबल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को पूरा बैलेंस करके रखते हैं। सो लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल फर्स्ट है कि इट डज नॉट टेल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। उन्होंने बताया नहीं कि एटम स्टेबल क्यों होता है। और दूसरा, उन्होंने कोई इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया, क्योंकि जब तक एक्सपेरिमेंट एविडेंस नहीं रहेगा हम कैसे मानेंगे कि वो जो बोल रहे हैं थॉमसन जी वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया, उन्होंने बस अपनी थ्योरी बना दी, भाई ऐसा ऐसा होता होगा। उन्होंने थ्योरी ऐसे एज्यूम कर ली कि हाँ ऐसा एटम होता होगा, उसको वाटरमेलन की तरह सोच लो। जो रेड पार्ट है इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और जैसे कि उसमें वाटरमेलन में बीज हैं वैसे ही नेगेटिवली चार्ज उसमें जड़े हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। पर उसका कोई भी प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था, एक्सपेरिमेंट एविडेंस नहीं था। उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, तो कोई क्यों मानेगा उनकी बात को, है ना। जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होंगे, प्रूफ नहीं होगा, हम किसी भी बात को कैसे मान लें। इसी वजह से थॉमसन का जो मॉडल है वो फेल हो गया, क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक्स था इट डज नॉट टेल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, और दूसरा इट डज नॉट कंटेन एनी एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, जिसकी वजह से थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ दी थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ये सब पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। और उसका लिमिटेशंस भी लिखना है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भी, लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सो दिस इज़ दी थॉमसन एटॉमिक मॉडल। स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक इस तरीके से स्फेरिकल क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। तो समझ में आया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब हम ये फेल हो गया है ना, जैसे मैंने बताया कि दिस मॉडल हैज़ बीन फेल्ड। तो उसके बाद कौन आया, रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड वॉज द स्टूडेंट ऑफ थॉमसन। दोनों ही जो रदरफोर्ड हैं वो इनके अंडर ही अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे, ठीक है। थॉमसन भी अपना एटॉमिक मॉडल पर रिसर्च कर रहे थे और रदरफोर्ड उनके स्टूडेंट थे, वो भी उस पर रिसर्च कर रहे थे। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भाई एटम ऐसा होगा,
ठीक है, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। सारे नोट्स कंप्लीट कीजिए, जो कुछ भी आपको ब्लैक बोर्ड में दिखा या स्क्रीन पे दिखा वो सारा कुछ आपकी कॉपी में नोटेड होना चाहिए। ओके, थैंक यू।